बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपने अभी तक मीडिया पर नहीं देखी होगी। इस जुमेरात को मतलब कि 10 अप्रैल को मरियम नवाज शरीफ अब तुर्की के दौरे पर तशरीफ लेकर जा रही हैं। ये दौरा सिर्फ तुर्की का नहीं होगा बल्कि इसमें से वो जल्दी से एक चक्कर बेलारूस का भी लगाएंगी। याद कीजिए, अब से चंद महीने पहले बेलारूस के जो सदर, जिनका नाम गालिबन लूका है, वो लूका साहब जब यहाँ आए थे तो इन्होंने अच्छी खासी उनके साथ मतलब कि शरीफ खानदान ने लुका छुपी खेली थी। हर जगह पर आपको शरीफ खानदान लूका साहब को तगड़ी जफियां डालते हुए नजर आया था और वहीं से हमें पता चल गया था कि ये शिकार जो है वो शरीफ खानदान ने फांस लिया है। पैसा तो यहां से लूट के सारे का सारा शरीफ खानदान ने लंदन और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें लेके जाना है। वैसे तो बेलारूस भी एक वेस्टर्न कंट्री है और ये भी यूरोप के अंदर ही है, लेकिन जाहिर है ये वो बॉर्डर है जो रशिया का और यूरोप का है। उतना ज्यादा फाइनेंशियली ये तगड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक यूरोपियन कंट्री ही आप इसे कहिए। लेकिन ऐसे मुल्क जो हैं वो भी शरीफ खानदान की शिकारगाह के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पूछेंगे वो क्यों? ये इंटरमीडियरीज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान से जो पैसा लूटा जाता है वो जो छोटे मोटे या झूठे सच्चे कवानीन वेस्टर्न कंट्रीज ने बना रखे हैं कि लूट मार का पैसा हमारे मुल्कों में नहीं आ सकता, उन्हें लॉन्डर करने के लिए या उन्हें फिल्टर करने के लिए या उन्हें किसी और मुल्क में से गुजारने के लिए इस तरह के मुल्क उनके बड़ा काम आते हैं। याद कीजिए, जब शरीफ खानदान की करप्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले थे और यह पूछा गया था कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपने किस तरीके से बनाए, तो तभी कतर का खत लाकर दिया गया था और वो सारी जो कहानी फिर लोगों ने मीडिया पर बनाई थी कि ऊँटों पर पैसे गए और ये गया और वो गया। कतर में गालिबन इनकी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन कतर में से इन्वेस्टमेंट गुजरी जरूर होगी। तो इसी तरह अब लूका साहब इनको मिल गए, उनके साथ इन्होंने पूरी लुका छुपी खेली और यहां पर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि उन्हें एक मोमेंट के लिए तो लगा था कि शायद वो अमेरिकी सदर है। अब ये वहां पर तशरीफ लेके जाएंगे, गालिबन चचा भी जा रहे हैं, चचा भतीजी जाएंगे। अब आप टिकटॉक देखेंगे, पहले तो लोकल लेवल पर बनती थी टिकटॉक्स, अब आप देखिएगा कि वहां टिकटॉक्स कैसे बनती हैं। याद कीजिए, इससे पहले मरियम नवाज जब चाइना के दौरे पर गई थी तो वहां भी उन्होंने टिकटॉक बनाने वाली अखीरी कर दी थी। तो पहली तो खबर ये आपके सामने रखनी है। इसमें बहाना क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? कोई इंडस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस है, वो उस पर इनके जो पीआईटीबी के चेयरमैन हैं, जो इनके सेक्रेटरी फाइनेंस हैं और दूसरे जो इन्होंने साथ अपने लोग इकट्ठे किए हुए हैं उनको भी साथ लेके जा रही हैं। और बहाना इसमें यही है कि वहां पर गालिबन कोई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की कोई कॉन्फ्रेंस है जिसके बहाने से ये पूरे का पूरा ट्रिप बनाया जाएगा और अब करोड़ों रुपए का टीका जो है वो आवाम को लग जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब की खबर देते हैं, फिर उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उनके लिए इस्लामाबाद चलेंगे। लेकिन दूसरी खबर मेरे ख्याल में तो इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और वो खबर है गंदम से रिलेटेड। इस वक्त किसान रुल गए हैं। गंदम की कीमत जो है वो 2000 से 2400 रुपए, जी हाँ, अमूमी तौर पर तो 2000 में ही बिक रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2400 रुपए में बिक रही है। किसान रुल गया है और फी एकड़ किसान को तमाम अखराजात और गंदम की कीमत को सामने रखते हुए 60 से 80 हजार रुपए फी एकड़ नुकसान हो रहा है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 60 से 80 हजार रुपए किसान को फी एकड़ नुकसान हो रहा है और जो गंदम है उसकी वो कौड़ियों के भाव बिक रही है और किसान तकरीबन रुल गया है। इस मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की लीडरशिप है उनके लिए कड़ा इम्तिहान भी है और एक सियासी अपॉर्चुनिटी भी है। वो अक्सर देर कर देते हैं। बहरहाल एक चीज पर उनकी सताइश करनी बनती थी, हम रह गए, हमें उनकी सताइश करनी चाहिए। उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था जिसके ऊपर हम जो पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं उनकी और उसके साथ साथ जो दूसरे अकाबरीन हैं उनकी हम तारीफ करते हैं कि चलें कम अज कम उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। लेकिन इसके साथ साथ एक तो वो वाइट पेपर पहले जारी किया जाना चाहिए था, मतलब कि जब साल पूरा हुआ था इनको खुद जारी किया करना चाहिए था, इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था कि मरियम नवाज साहबा पहले अपनी परफॉर्मेंस जारी करें फिर ये उसके ऊपर वाइट पेपर जारी करें। फेडरल में तो खैर हमारी जो एमएनएज हैं उन्होंने, हमारे दोस्तों ने मेरा ख्याल ऐसा कुछ जारी नहीं किया, उन्हें भी वहां जारी करना चाहिए था। भरपूर तरीके से इनकी जो परफॉर्मेंस थी सो कॉल्ड उसको आवाम के सामने एक्सपोज करना चाहिए था। बहरहाल पंजाब के अंदर हमारे जो एमपीएज हैं उनका काम काफी नरम है और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। मेरे ख्याल में लगेगी उन्हें मेरी बात बुरी, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती हैं जिन्हें वो जाया कर देते हैं। ये एक और अपॉर्चुनिटी है आवाम के साथ कनेक्ट करने की, किसान के साथ कनेक्ट करने की, और किसानों को जिस तरीके से इस वक्त रुसवा किया जा रहा है पूरे पंजाब में और उनकी फसल जो है वो खरीदी नहीं जा रही और उसका रेट मैंने आपको बताया कि महज 2000 रुपये लग रहा है। और आपको पता है कि पिछले 2 सीजन में किसानों के साथ ये किया गया है, ये सीजन भी, इससे पिछला सीजन भी। और पिछले सीजन में गंदम की बंपर क्रॉप थी, लेकिन
जाहिर इन्होंने खरीदी नहीं, जिससे किसान रुल गया। इस दफ़ा किसान ने गंदम कम लगाई, इन्होंने फिर नहीं खरीदी और इस दफ़ा भी किसान जो है वो रुल रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि अगली दफ़ा लोग शायद गंदम बिल्कुल ही ना लगाएं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि अनाज का फिर क्या मामला बनेगा और कहाँ से खाएंगे सारे लोग जो आटा है, और अगर बाहर से मंगवाएंगे तो कितना कीमती ज़र मुबादला जो है वो इसमें खर्च होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं पंजाब के, उन पर इस वक्त कड़ी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर एहतजाज तरतीब दें, किसानों के साथ जो है वो कनेक्ट करें और छोटे शहरों में पहले एहतजाज जो बर्पा करें, फिर लाहौर वगैरह में उसके बाद एहतजाज की और रैली की कोई ना कोई तरतीब बनाएं। ये ना हो कि अब आप इतना डिले कर दें कि ये सीजन भी गुजर जाए। आप सबको पता है कि ये 15-20 दिन का ही सीजन होता है, इसमें एहतजाज को बहुत जल्द आपको मुरतब करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगली खबर आजम सवाती साहब के बारे में है। और आजम सवाती साहब ने जो कल या परसों मेरा ख्याल है कुरान करीम पर हल्फ दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, उनका एक वीडियो पैगाम था जिसमें उन्होंने सबको कहा था कि उनके बारे में जो खबरें दी गई वो गलत हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजम सवाती साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया इसका ज्यादा नुकसान आजम सवाती साहब को खुद, इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। उन्होंने बहुत डिफरेंट जो वक्त की डिफरेंट किस्म की इंगेजमेंट थी उनकी, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ आवाम के सामने रख दिया। और उसमें से अब एयरवाई का मैं पैकेज देख रहा था और दूसरे मीडिया के पैकेजेस देख रहे थे, इमरान खान पर उसमें तनकीद हो रही है। उसमें से जो चीज निकल रही है वो इस तरह की, यकीनन आजम सवाती ये कहना नहीं चाहते होंगे, लेकिन उसमें से जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जैसे कि इमरान खान साहब ने इन्हें कहा हो कि आप जरूर आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करें, जैसा कि इमरान खान साहब ने इन्हें कहा हो कि आप मुज़ाकरात करें लेकिन किसी को पता ना लगने दें, जैसा कि आप मुज़ाकरात करें लेकिन छुपा के करें। यकीनन इमरान खान साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं इनको कहा और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये भी ये चीजें नहीं कहना चाहते होंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस वीडियो पैगाम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो चीजें कह डाली या इन्होंने नहीं कहीं उस वीडियो पैगाम में से ये मैसेज बाहर आया, या तीसरी चीज कह देते हैं कि मीडिया को मौका मिला है कि वो इनके वीडियो मैसेज को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं यही कहूंगा कि एक परेशान कुन सूरत हाल है जो मैंने आजम सवाती साहब के मैसेज के बाद देखी है। अगर वो किसी भी मीडिया वाले बंदे से मशवरा करते तो उनको मशवरा यही था कि उन्हें ये वीडियो मैसेज नहीं करना चाहिए था। जाहिर है उन पर तनकीद हो रही थी और वो होनी थी जब दूसरे लोगों की मुलाकात नहीं हुई और उनके लिए जेल के दरवाजे खुले। मैं ये नहीं कह रहा गलत तरीके से खुले, यकीनन उनका नाम होगा लिस्ट में, दुरुस्त खुले होंगे, लेकिन कई दफा यू हैपन टू बी एट अ रॉन्ग प्लेस। तो सवाती साहब यू हैपन टू बी एट अ रॉन्ग प्लेस, तो आप पर ये तनकीद जो है वो मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन ये तनकीद आप पर होनी थी क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों को जब नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया गया, आपको मिलने दिया गया, तो फिर तनकीद लोगों ने करनी थी, भले उसमें आपका कसूर कोई था या नहीं था, लेकिन ये सारा काम होना था। अभी भी मेरा मशवरा होगा कि इसमें बहुत देख सोच के आप बयान दीजिए। ये जो आप बयान दे रहे हैं ये खासा पार्टी को भी, आपको खुद भी और इमरान खान साहब को भी नुकसान दे रहे हैं। अगली खबर अफगानिस्तान से आपके सामने रखते हैं। हम, आपको पता है कि अफगानिस्तान में जंग करना चाहते थे अब से चंद हफ्ते पहले तक, और हम बार बार कहते थे कि हमने अफगानिस्तान में जो अमेरिका का असलहा रह गया था वो हमने वापस अमेरिका को लेकर देना है। खैर अमेरिका बहादुर सीधा ही हो गया, मतलब सीधा ये कि वो डायरेक्ट हो गया तालिबान के साथ, उन्होंने उनके साथ अपने मामला सीधे कर लिए, हमें दरमियान में से कट कर दिया। इन हालात के अंदर अब हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए। जो हमने अपने टाउट्स तैयार किए थे सारे काम के लिए, मेरा ख्याल हम उन्हें बताना भूल गए हैं कि अब प्रोपेगेंडा कैंपेन ना करें, क्योंकि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रो प्रोपेगेंडा ट्विटर के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, वो एक झूठी खबर पैडल कर रहे हैं। खबर ये कर रहे हैं कि तालिबान ने बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया। शायद वो मुस्तकबिल में कर दें, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक वो अमेरिका के हवाले नहीं किया गया। ये एक बिल्कुल ही मैं ये कहूंगा कि गलत स्टोरी है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में फैलाया हुआ है और प्रो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो अकाउंट्स हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगली खबर भी पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है, पाकिस्तान की फौज का जो इदारा ISPR है उससे रिलेटेड है। ईद के दिनों में उन्होंने सहाफ़ियों को गिफ्ट भेजा है, सहाफ़ियों को मिठाई भेजी है या गिफ्ट भेजा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने तमाम जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं उसकी तस्वीर, और उन्होंने जो गिफ्ट भेजा है वो टर्किश बकलावा भेजा है। अब ये हैरानी की बात है कि ISPR साहब को कहाँ से ये शौक चढ़ गया कि टर्किश बकलावा भेजना है। वैसे कोई ऐसी मायूब बात नहीं, लेकिन आपकी अपने मुल्क की भी सौगातें होंगी बहुत सारी। आप तो बल्कि ऐसा कीजिए कि आप, क्योंकि फौज है, पूरे पाकिस्तान की फौज है, तो पाकिस्तान के जितने भी यूनिट हैं, मीन, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आप इन सब जगहों की कोई एक एक पीस जो है वो मिठाई का या किसी भी चीज़ का, वहाँ की सौगात का, उसका एक पैकेज बना के भेजते ताकि पता लगता कि आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक तगड़ा मैसेज आता। और उस पर एक थोड़ी सी तफसील भी होती है एक पेज के ऊपर कि ये जो मिठाई है इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ बनती है, ये क्या खास बात है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में बनती है या सिंध में बनती है, पंजाब में ये वाली चीज़ बनती है। तो सारे अपने जितने भी रीजन थे
उनकी कोई ना कोई सौगात जो है वो आप भेजते और डिप्लोमेट्स को भी भेजते, इंटरनेशनल सहाफ़ियों को भी भेजते। एक नज़र आता कि आपने एक पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। आपने सीधा ही जाके तुर्की से उठा के बकलावा दे दिया है। समझ से बाहर है कौन आपको ऐसे मज़ेदार मशवरे देता है, या फिर शायद किसी साहब ने दिहाड़ी लगानी होगी, उसको बकलावा पीछे से सस्ते रेट पे मिला होगा, उसने कहा ज़रा बिल लंबा सारा करके डालो क्योंकि मैं इंपोर्टेड मिठाई दे रहा हूँ। तो ये मुझे नहीं पता, ये आप अपने अंदर के मामला देखेंगे, लेकिन ये सब कुछ इसी तरीके से हो रहा है। अच्छा जी, पहली खबर तो हमने आपको ये दी थी कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर जा रहे हैं, मरियम नवाज तशरीफ लेकर जा रही हैं तुर्की। अब नवाज शरीफ साहब भी आइंदा हफ्ते लंदन जाने का उनका अमकान है और वो तिब्बी मुआयना करवाएंगे। उनके साथ मरियम नवाज साहबा भी लंदन पहुंचेंगी। जाहिर है वो ये तुर्की और बेलारूस से लंदन पहुंचेंगी, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब भी बेलारूस जाएं। मैंने आपको बताया था ना कि लूका साहब को नवाज शरीफ भी बहुत कुट कुट के जफियां डाल रहे थे, ऐसे ही थे जैसे मेले में बिछड़ा भाई इनको मिल गया है। मुझे तभी खटक गई थी कि इस खानदान ने अब बेलारूस को भी इस्तेमाल करना है और ये अब इनका अगली इनकी शिकारगाह होगी। तो अब पता चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी अपने फुफ्फोजाद भाई लूका साहब को मिलने के लिए बेलारूस तशरीफ लेकर जा रहे हैं और वहां से फिर लंदन जाएंगे। लेकिन ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ बेलारूस जाएंगे कि नहीं, ये हमें सोशल मीडिया पर नजर आया, इसको हम हतमी तौर पर आपके सामने नहीं कह सकते, लेकिन लंदन जाने की खबर उनकी हतमी है। और ये भी कहा जा रहा है कि लंदन में जाके वो सियासी तौर पर एक्टिव होंगे। अब रब खैर ही करे, क्योंकि वहां पर सादिक खान मेयर हैं लंदन के, कहीं नवाज शरीफ ने अब उनको मुकाबला देने का ना सोचा होगा, क्योंकि अगर सियासी तौर पर उन्होंने मुतहरक होना है तो वो तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। लंदन जाकर सियासी तौर पर मुतहरक क्यों होना है, कहीं वहां लंदन के मेयर का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। अल्लाह ही खैर करे। बाकी इलाज के लिए अगर जा रहे हैं तो वो तो नवाज शरीफ साहब ला इलाज हैं, सियासी तौर पर कह रहा हूं मैं। दूसरे तौर पर तो अल्लाह ने उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं लगाई हुई जिसमें उनको परेशानी हो या हमें हो, तो वो तो बस ऐसे ही टाइम पास करने जाएंगे, फिर अपना कोई ना कोई काम और होगा। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगली खबर हम उन मोहतरमा के लिए रख रहे हैं, या उन मोहतरमा की रख रहे हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है औरत कार्ड के लिए। अच्छा, इनकी खूबी यह है कि ये एक ही वक्त में, जी हाँ, एक ही वक्त में लिबरलिज्म के कार्ड भी बहुत बेहतरीन खेलती हैं और एक ही वक्त में मजहबी कार्ड भी बहुत बेहतरीन खेलती हैं। मतलब कि ये डिफरेंट एम्बेसीज के फंक्शंस में जाके वहां पर लिबरल एजेंडा के ऊपर बात करके आगे पीछे मामला करके अवार्ड भी हासिल कर लेती हैं और सरकारी पैसों पर हज भी खड़का देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी विमेन कार्ड एक्सपर्ट या औरत कार्ड एक्सपर्ट हमारी मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा। अब मैं इनके कंडक्ट पर बात कर रहा हूं, सहाफियाना कंडक्ट पर बात कर रहा हूं, लेकिन देखिएगा इन्होंने औरत कार्ड निकाल लेना और फिर कहना है कि औरत होने की वजह से मेरे पर यह तनकीद की गई है। हालांकि औरत होने की वजह से इन्होंने तब नहीं सोचा था कि इन्होंने ये सरकारी हज जो किया है, और उसके ऊपर फिर ये अकड़ भी गई थी कि हाँ मैंने किया और ठीक किया है। बाद में शायद को पैसे शैसे वापस दिए थे कि नहीं, कहती हैं कि दिए थे, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन पकड़ी जब गई थी तो तब अड़ गई थी कि नहीं ये मेरा हक है और मैं करूंगी और बार बार करूंगी। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने नया एक बयान दिया है और अब पता चला है कि सहाफत अब तहारत करके करनी पड़ेगी। अब आप सबकी हंसी निकल रही होगी, लेकिन ये मैंने नहीं कहा, वो कह रही हैं। अब ये तहारत वाली जो है ये सहाफत अब आ गई है पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको कहा ना कि ये शायद वाहिद मोहतरमा होंगी जो एक ही वक्त में, इनके दो मुंह हैं सहाफत के, इनकी सहाफत के दो मुंह हैं। एक लिबरलिज्म में काम करता है और एक रिलीजियस साइड पे काम करता है। एक में ये सरकारी हज करती हैं और दूसरों में ये लिबरल साइड पर एक ऐसी सहाफत करके जिसको ये आजादाना कहती हैं अवार्ड रिसीव करती हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमारी सहाफत को तहारत की जरूरत है। माशाल्लाह आप खुद तो तहारत करके ही सहाफत करती होंगी, जितने बड़े घर में आप रहती हैं, और वाजबी सी साफ़ी हैं आप, इतनी ज़्यादा आपकी कोई तनख्वाह शनख्वाह तो सारी उम्र नहीं रही। मियाँ जो है वो आपके, उनकी तनख्वाह आपसे भी कम है। तो जितने माशाल्लाह बड़े घर में आप इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर में रहती हैं, वो तो जाहिर है तहारत वाली सहाफत से ही वो आ सकता है, वैसे आ नहीं सकता। लेकिन चले, वो तो आपको पता होगा कैसे आया, आप ही बताएंगी। लेकिन इन्होंने कहा क्या है, ये आप वीडियो इनकी अपनी जुबानी सुन लीजिए। पीका एक्ट है जो हमारी हुकूमत के ज़माने में भी फौजी भाइयों की ही पेशकश थी, वो उन्हें ही बहुत ज़्यादा जाहिर है उस वक्त भी ज़रूरत थी। उन्होंने ही बड़ा जोर दे के ये एक्ट लाए थे। एक्ट तो बड़ा ख़तरनाक लाना था, फिर इमरान खान साहब ने उसमें इंटरवीन किया था और उस चीज़ को ख़त्म करवा दिया था। मीन पीका एक्ट फर्स्ट आया था, उसके बाद पीका एक्ट सेकंड लाया गया था। सबसे पहले तो नून लीग की गवर्नमेंट में ही किया गया था, 2014 से ऑनवर्ड गवर्नमेंट थी उसमें पीका एक्ट लाया गया था। हमारी हुकूमत के दौरान थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई थी, फिर एक मेजर अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी जो इमरान खान साहब ने डिनाई कर दी थी। बहरहाल अब ज़रा सुनिएगा कि उस वक्त हमारी तहारत वाली सरकारी हाजिम साहबा जो है, उस वक्त तहारत वाली सहाफत वाली सरकारी हाजिम साहबा उस वक्त पीका एक्ट में क्या कहती थी, अब क्या कहती हैं। ये 10-10 सेकंड की वीडियो से जरा सुने और फिर इस आला मुनाफकत पर इनके नाम औरत कार्ड नहीं लेकिन कोई और कार्ड वाला एक इनाम जो है वो आप प्रपोज कर दीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाए इस खुली मुनाफकत के ऊपर जो आपको इन दोनों वीडियोस के अंदर नजर आएगी। पहली वीडियो पीका एक्ट के बारे में जब इमरान खान की हुकूमत थी, दूसरी वीडियो अब है, सुनिए।
दूसरी अहम खबर जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीएफयूजे की जो दरखास्त है वो समाप्त के लिए कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मंजूर कर ली गई और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसके ऊपर कल समाप्त करेंगे। ये बताया जाए आपको कि ये जो पीका लॉज हैं और ये काले कवानीन है, इनको पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेज, तमाम सहाफती तंजीमों, तमाम मीडिया तंजीमों, इसके साथ साथ HRCP यानी ह्यूमन राइट्स की तंजीम और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद किया है और इसके खिलाफ भरपूर सरापा एहतजाज होने की भी बात की है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने भी इसको मुस्तरद किया है, इंक्लूडिंग इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आज कल जाहिर जो खबरें आ रही हैं और सहाफियों से मुतालिक आ रही हैं, बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 सहाफी गिरफ्तार हो चुके हैं। पैका इलेक्शन है और इसके अलावा भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उसमें हाइब्रिड प्लस और इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, हार्ड स्टेट की बात भी हो रही है। तो हमने सोचा, कल भी हमने इस पर बात की कि सहाफियों के साथ ये नहीं होना चाहिए जो भी मामला हैं। और एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि सहाफियों की जो लिमिट्स है वो क्या है, हम सहाफत के अंदर हमें किस तरह से तहारत लेके आनी है, क्या सहाफियों को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, मीडिया हाउसेस को, मीडिया को, इसके ऊपर जो है वो किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है, कितना आगे जाया जा सकता है, हमारी हुदूद क्या है, हमारी आजादियां क्या है और दूसरे जो है उनकी हुदूद क्या है और उनकी आजादियां क्या है। सुन लिया आपने। मेरा ख्याल है कोई कसर नहीं आपको रह गई होगी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अच्छा जी, अमेरिका में 1200 मकामात के ऊपर मुजाहरे हुए हैं और हैंड्स ऑफ मूवमेंट इसे कहा जा रहा है। हैंड्स ऑफ ये कि एलन मस्क और सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं कि हमें नौकरियों से मत निकालो, सरकारी इदारों पर लोगों की छुट्टी मत करवाओ, क्योंकि वो वहां पर बचत करने के लिए बहुत सारी सरकारी नौकरियां शायद 90,000 के करीब या 1 लाख के करीब लोगों को अभी तक फायर कर चुके हैं। तो उसके लिए अब 1200 मकामात के ऊपर, और सिर्फ अब ये अमेरिका में नहीं बल्कि पेरिस, लंदन और भी बहुत सारी जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं। और वजह उसकी ये है कि आज जो दूसरे मुल्कों में मुजाहरे होने की वजह, तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके बाद पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो टैंक हो गई हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर रख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की। आप देखिए कि $10 अरब तकरीबन डूब गया है एक चुटकी के अंदर। और $10 अरब कह रहा हूं, $10 खरब, जी हाँ, $10 ट्रिलियन के करीब ये नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और ये सदर ट्रंप साहब ने किस काम से बचने के लिए किया? $1 ट्रिलियन का डेफिसिट था ट्रेड का, जिसको बचाने के लिए उन्होंने 10 ट्रिलियन की जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रहा है। बाकी क्या कुछ होगा वो अभी आपने और हमने सोचा नहीं। पूरी दुनिया को जोड़ सा रहे हैं, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है और बिजनेस है वो आगे पीछे हो गया है। और देखते हैं आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल में तो इसके और भी रेपरकशंस नजर आएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में आप मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका में तो खुसूसी तौर पर एलन मस्क जो लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं उस पर हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सब कुछ क्या होता है। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं हिंदुस्तान से, जहां पर अब हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो जो उनका नेशनल, जैसे हमारे यहाँ औकाफ बोर्ड है, ऐसे वहां पर शायद वक्फ बोर्ड है, उसको वो अब खत्म कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की वो जायदादें हैं जो वक्फ मतलब ट्रस्ट के नाम की हुई हैं। मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, मदरसे हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, वो उसी वक्फ, उसी ट्रस्ट की मलकियत रह सकती है। जाहिर है फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी है वो अगर किसी मस्जिद के लिए है तो वो हुकूमत उसके ऊपर अपने हाथ नहीं साफ कर सकती, उसको बेच नहीं सकती, कब्जा नहीं कर सकती, वो उस मस्जिद के नाम ही रहेगी और वही उससे फायदा उठा सकती है। ये मोदी साहब की हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि 9,40,000 एकड़ जमीन जो है वो स्टेट्स के नाम पर है, ट्रस्ट के नाम पर है, वक्फ के नाम पर है, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के जो डिफरेंट बोर्ड बने हुए हैं उनके लिए। अब मोदी साहब ने ये कानून वहां पर तब्दील किया है या तब्दील करने जा रहे हैं और इस पर वहां बहुत सारे मुजाहरे हो रहे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तानी हुकूमत है वो ये कहती है कि रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी जो लैंड की पोजेशन है वो वक्फ बोर्ड के पास है अब, और वो इसको खत्म करना चाहते हैं ताकि इन जमीनों को और इदारों को दिया जा सके, इनका और यूजेज निकाला जा सके। ये जो ट्रस्ट बने हुए थे, ये जो वक्फ थे, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन थे वो अभी भी पनप रहे थे या गुजारा कर रहे थे, क्योंकि उनके पीछे ये जमीनें थी, उनके पीछे ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी। अब अगर वो भी छीन ली जाएगी तो आप फिर खुद ही सोच सकते हैं कि मामला किस तरफ जाएंगे। तो ये एक मेजर इस वक्त वहां कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर जोल्ट है जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। इस खबर पर भी नजर रखेंगे और आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो कुछ आपके सामने गजा में हो रहा है और जो हमारी हुकूमत बिल्कुल उस पर खामोश है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज हो सकता है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई आवाज बुलंद कर सकता है और ना ही हमारी हुकूमत कोई बयान दे रही है। आप देख लीजिए कि ये शायद अपने जाती फायदों के लिए जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।